नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 3 के सेक्शन 1.2 में। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हमारे पाइथन आइडिया को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप जब भी नाम सुनोगे तो आपको सिंपली इफ, एल्स और एलिफ ये तीन चीज़ों के बारे में याद रखना है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज क्यों करते हैं उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज प्रोग्राम के अंदर डिसीजंस लेने के लिए होता है। पाइथन में हम इफ, एलिफ और एल्स का यूज करते हैं। तो इनका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इफ का सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह, और जो कुछ भी हम इफ के अंदर लिखने वाले हैं हमें उसे 4 ब्लॉक ऑफ स्पेस के अंदर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ कुछ भी इफ, और अगर ये कंडीशन होती है ट्रू ट्रू और मैं इसे इंटर करूंगा, ट्रू एंटर करते ही अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रिंट दिस इज ट्रू, तो ये हो जाती है रन। और अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो आप देख सकते हो कुछ भी रन नहीं हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि इफ ब्लॉक के अंदर का कोड रन होने के लिए पहले तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब भी जाके ये कोड रन होगा, अदरवाइज ये कोड रन नहीं होगा। तो ये कंडीशंस अभी हमने यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स मैन्युअली डाली। व्हाट इफ यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिखूं 2 + 2 = 4, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन तो ट्रू है। तो जैसे ही मैं इसे रन कर देता हूँ दिस इज ट्रू रन हो रही है। पर व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक नॉट ऐड कर दूँ, नॉट, और रन कर देता हूँ, तो हम देख सकते हैं ये कंडीशन हो गई है फॉल्स और ये रन नहीं हो रहा है। तो मैं इसे हटा देता हूँ और साथ ही में अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 लिख देता हूँ तो हम देख सकते हैं ये कंडीशंस भी फॉल होने के कारण प्रिंट रन नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये इफ ब्लॉक के कोड हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये इफ ब्लॉक का कोड ही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने ये कोलन डालने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेस आया है नेक्स्ट लाइन के बाद। तो दोस्तों, ये स्पेस किस कारण है? तो दोस्तों, ये स्पेस सिंपली है इंडेंटेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। तो दोस्तों, ये डिटरमाइन क्या करता है कि कोलन के बाद जो कुछ भी मैं 4 स्पेसेस के बाद लिखूंगा वो आएगा इफ ब्लॉक के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि ये इफ ब्लॉक के अंदर ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेकिंग इन इफ ब्लॉक, और इस कंडीशन को मैं अभी ट्रू कर देता हूं। तो देख सकते हैं आप ये भी इफ ब्लॉक में आ चुका है, और मैं जो कुछ भी आगे लिखते जाऊंगा अनटिल एंड अनलेस ये 4 स्पेसेस के अंदर है, तो दोस्तों ये इफ ब्लॉक के अंदर ही रन होने वाला है, अदरवाइज नहीं। पर जैसे ही मैं इसे इफ ब्लॉक के बाहर हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो दोस्तों ये आ चुका है इफ ब्लॉक के बाहर और ये इफ ब्लॉक का कोड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं और एक इफ ब्लॉक डाल देता हूँ और इसे मैं देता हूँ फॉल्स, फॉल्स कोलन एंटर प्रिंट, प्रिंट करूंगा दिस इज अनदर इफ ब्लॉक। अभी के लिए मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, और मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो अब देख सकते हो दिस इज अनदर इफ ब्लॉक, ये रन हो चुका है। पर दोस्तों, ये टोटली नया ब्लॉक ऑफ कोड है, तो ये इसके अंदर काउंट नहीं होता है। ये एक अलग इफ ब्लॉक का कोड है, ये एक अलग इफ ब्लॉक का कोड है। पर व्हाट इफ मुझे ये इसके अंदर डालना है, तो चलिए उसके अंदर डालने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। हमें सिंपली अगर और एक इफ ब्लॉक को इसके अंदर डालना होगा तो हम सिंपली उसी लाइन को फॉलो करेंगे, यानी कि इफ ब्लॉक को हम 4 स्पेस डालने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ से लेके हमें 4 स्पेस आगे का कोड
इसी इफ ब्लॉक के अंदर लिखना है अगर हमें कोड को सेकेंड इफ में डालना है। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आगे आगे आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। तो ये था इफ ब्लॉक के बारे में। थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स टेक अ वेरिएबल नम। हम एक वेरिएबल लेते हैं नम नाम का और इसे हम देते हैं नाम 2, और एक वेरिएबल लेते हैं नम 2 करके और इसे हम देते हैं 4। तो व्हाट इफ num प्लस num2 इक्वल्स टू 4 है, यानी ये चेक करते हैं। तो वह हम देख सकते हैं ये 4 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन रन हो ही नहीं रही है। तो अगर यहाँ पे मैंने सिंपली डाला नॉट, यानी कि इक्वल नहीं है, तो यस ये कंडीशन हो चुकी है ओवरऑल ट्रू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीचे का कोड रन हो चुका है, यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर का कोड। तो ये था दोस्तों इफ कंडीशंस के बारे में। अब जानते हैं एल्स कंडीशन के बारे में। तो आपको अगर ये डाउट होगा कि व्हाट इफ मैंने ये नॉट डाल दिया, नॉट को हटा दिया, तो अब हम रन करके देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे कुछ भी रन नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे सिनेरियोस भी आएंगे जहाँ पे ये कंडीशंस ओवरऑल फॉल्स होगी, तो फॉल्स होने के कारण ये कोड रन ही नहीं होगा। तो अगर ये कोड रन नहीं हो रहा तो हमें आगे और कुछ करना होगा। तो हम उस केस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं एल्स कंडीशंस को। एल्स कंडीशन, तो एल्स कंडीशन क्या करता है, अगर इफ ब्लॉक का कंडीशन अगर फॉल्स हो, तो फॉल्स होने के कारण ये कोड ऑफ ब्लॉक रन ही नहीं हो गए। तो अगर ये रन नहीं हो रहे, तो अगर हमें कुछ और करना है तो हम एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो एल्स ब्लॉक का भी सेम ही लॉजिक है। अगर आप एल्स ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो कोलन के बाद नेक्स्ट लाइन के बाद आपको 4 स्पेसेस ऐड करके ही उसे कोड में लिखना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट दिस इज एन एल्स ब्लॉक। तो अभी के लिए ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये रन नहीं होगा। सिंपली ये कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो पाइथन डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में ही जाता है। तो हम रन करके देखते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में हमें बराबर मिल गया है, दिस इज एन एल्स ब्लॉक। तो दोस्तों ये था एल्स ब्लॉक के बारे में। तो एल्स ब्लॉक हमेशा लास्ट में ही यूज किया जाता है, यानी कि हम एल्स को इफ के ऊपर यूज नहीं कर सकते। अगर हमने इफ के ऊपर एल्स को यूज किया तो हमें एरर मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि हम जब भी एल्स ब्लॉक को यूज करते हैं तो हमें इफ के बाद ही यूज करना है, वो भी लास्ट में। और हमें ये और एक एरर मिल गया है कि हमने एल्स को इफ ब्लॉक के अंदर यूज किया है, यानी कि ये इफ के अंदर का कोड हो गया है पूरा, पर एल्स को इसके अंदर कहाँ पे भी और इफ यूज ही नहीं हुआ है। तो इसके कारण हमें एल्स ब्लॉक एक एरर थ्रो कर रहा है। तो हमें ये याद रखना है जब भी हम एल्स ब्लॉक का यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हमें इफ ब्लॉक का यूज करना ही होगा। तो हमें इसे एल्स ब्लॉक को बाहर लेना होगा, यानी कि यहाँ पे यस। तो ये था दोस्तों इफ और एल्स के बारे में। और अगर आपको और इफ कंडीशंस लगाने हैं, फॉर एग्जांपल num1 प्लस num2, ये तो फॉल्स ही है, पर व्हाट इफ मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों अगर इक्वल ना हो या फिर ग्रेटर देन हो। तो लेट्स चेक फॉर ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन होने के लिए अगर यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 कितने होते हैं, 6। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स से कुछ 4 लगाते हैं या फिर 5 लगाते हैं, तो अभी हमें तो पता है कि num1 और num2 ये दोनों ही स्टेटमेंट का ओवरऑल आंसर है 6, पर ये दोनों ही इक्वल नहीं है 6 के। ठीक है, तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज नॉट इक्वल टू 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। पर व्हाट इफ मुझे अगर ग्रेटर देन चेक करना है कि ये 5 से ग्रेटर है या नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ,
यहाँ पे एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं एलिफ। तो हम एलिफ का यूज कर सकते हैं। तो एलिफ में होता क्या है दोस्तों, एलिफ भी एक कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो ही उसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, या फिर वो जाएगा एल्स ब्लॉक में। तो हम यहाँ पे लेते हैं num प्लस num2 इज ग्रेटर देन 5। अगर num1 और num2 ये दोनों को ऐड करने के बाद उसका समेशन 5 से ग्रेटर आता है, तो हम प्रिंट करते हैं दिस इज ग्रेटर देन 5, दिस इज ग्रेटर देन 5। स्पेलिंग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें प्रिंट होके मिल रहा है दिस इज ग्रेटर देन 5, यानी कि ये कंडीशन हो गई है ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो चुका है। अगर दोस्तों ये कंडीशन भी फॉल्स निकलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नॉट डाल दिया, अब हम रन कर रहे हैं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होने के बाद डायरेक्टली हमारा पाइथन जाता है प्रिंट ब्लॉक के अंदर, यानी कि एल्स ब्लॉक के अंदर। तो ये एक लैडर की तरह है दोस्तों, हम ऊपर से नीचे की तरह उतरते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले इफ कंडीशन में आए, इफ कंडीशन अगर ट्रू निकली तो ही हम प्रिंट स्टेटमेंट में जाएंगे, यानी कि इफ ब्लॉक ऑफ कोड में जाएंगे। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स निकली तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर जाएंगे, जो कि है एलिफ। और एलिफ भी हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो हम प्रिंट कर देते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलती है तो हम डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में जाते हैं। और एल्स ब्लॉक में हम कोई भी कंडीशन चेक नहीं करते, डायरेक्टली हम जो कोई भी स्टेटमेंट लिखा है एल्स ब्लॉक के अंदर वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है या फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो दोस्तों ये था इफ, एलिफ और एल्स ब्लॉक के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं नेस्टेड इफ्स के बारे में। तो नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने के पहले हम इसे इरेज कर देते हैं या फिर कमेंट आउट कर देते हैं। अब जानते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। तो दोस्तों नेस्टेड इफ क्या होता है कि एक कंडीशन आती है जिसके अंदर हम इफ के अंदर और एक इफ आता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इफ कंडीशन के अंदर और एक इफ कंडीशन आ रहा है, तो ये नेस्ट हो चुका है, यानी कि एक के अंदर एक आ चुका है, तो इसे नेस्टेड कहते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसके दौरान आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम नेस्टेड इफ का यूज कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आप जा रहे हो कौन से, तो अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क। और अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए आपको बेसिकली आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है 120, कि आपको हाइट अपनी 120 सेंटीमीटर्स के ऊपर चाहिए, हाइट ग्रेटर देन 120 सेंटीमीटर या फिर इक्वल टू। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट अम्यूजमेंट पार्क में एंटर करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए कि आपकी हाइट 120 सेंटीमीटर्स के ऊपर होनी चाहिए। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ हाइट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 120 सेंटीमीटर, तो ही हम आगे का जो भी है वो कर सकते हैं। अब हम अम्यूजमेंट पार्क के ऊपर गए, अम्यूजमेंट पार्क में गए, और अम्यूजमेंट पार्क में जाने के बाद आपको टिकट्स लेने होंगे। तो टिकट्स की प्राइस भी एज के हिसाब से होती है। तो आपकी एज क्या होगी, आपकी एज के हिसाब से डिटरमाइन होगी कि आपकी टिकट की प्राइस। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक चाइल्ड हो तो चाइल्ड के लिए आपकी अम्यूजमेंट पार्क की फीस होगी 50 रुपीज़, और अगर आप एक अडल्ट हो तो अडल्ट के हिसाब से आपकी होगी प्राइस 7 रुपीज़, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन या फिर ओल्डर हो तो आपकी प्राइस होगी 120 रुपीज़। तो चलिए हम इसे जानते हैं कि हम इसे कर कैसे सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक हाइट का इनपुट ले लेते हैं, हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन जो कोई भी आता हो, हम इसे डायनेमिकली ले रहे हैं यूजर के इनपुट थ्रू, ठीक है, इंट, और ये हम इंटीजर में ले रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में इजी हो। एंटर योर हाइट,
तो जो कोई भी हाइट हम एंटर करेंगे हाइट ऑफ पर्सन में स्टोर हो जाएगा। तो अगर ये हाइट, इफ दिस हाइट में यानी कि हाइट, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, हाइट ऑफ पर्सन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120, हाइट ऑफ पर्सन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120, जो कि हमें चाहिए, यानी कि 120 सेंटीमीटर के ऊपर एक पर्सन की हाइट अगर होती है तो ही हम आगे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम जाते हैं और हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट यस यू कैन गो टू द पार्क। तो चलिए अब ये हो गया। अब हम देते हैं टिकट का। तो टिकट के लिए हमें पहले एज डिटरमाइन करना है। तो एज के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एज के लिए इंट, ये भी हम इंटीजर में इनपुट लेने वाले हैं यूजर से, एंटर योर एज। तो एज यहाँ पे स्टोर होगा और एज के लिए भी हम एक इफ कंडीशन लगाने वाले हैं कि अगर आपकी एज स्मॉलर देन 12 ईयर्स हो, यानी कि आप एक यंग चाइल्ड हो, तो आपका होगा 50 रुपीज़। अगर आप एक अडल्ट हो तो आपका होगा 70 रुपीज़, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर ओल्डर हो तो आपका होगा 120 रुपीज़ टिकट का प्राइस। तो चलिए हम लगाते हैं इफ कंडीशन, इफ एज आपकी स्मॉल हो अगर 12 से, स्मॉलर देन 12, तो आपको है 50 रुपीज़। छोटे बच्चों के लिए 50 रुपीज़ इज योर टिकट प्राइस। ठीक है, अब ये हो गया इफ एज इज, मतलब छोटे बच्चों के लिए। अगर हम इसे अडल्ट के लिए यूज करते हैं, अगर आपकी एज है बड़ी या फिर 18 से इक्वल, तो आपकी टिकट होगी 170 सॉरी 70 रुपीज। और हाँ, यहाँ पे हमें 12 से 18 बच्चों के लिए ही 70 रुपीज रखना है। तो आपकी एज अगर 18 से छोटी हो या फिर इक्वल हो तो आपको टिकट प्राइस रखनी है 70। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में 18 साल के जो भी आगे की एज होगी उन सभी के लिए 120 रुपीज चार्ज करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, एज अगर किसी के भी 12 के इक्वल या फिर 12 से कम हो, 12 से नीचे हो, तो उनके लिए 50 रुपीज। अगर एज किसी के भी 18 या 18 से कम हो तो उसके लिए 70 रुपीज। ठीक है, यानी कि ये रेंज किसके लिए होता है, ये रेंज है, एक मिनट, ये रेंज है फॉर ईयर्स ऑफ 13 टू 18। तो ये है 13 टू 18 बच्चों के लिए, और ये है 1 टू 12 ईयर्स के लिए। और हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में आएगा एल्स ब्लॉक में आएगा, एल्स ब्लॉक में तो बाय डिफॉल्ट जो कोई भी 19 के अबव हो गए उसी को हम कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें कंडीशन तो डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं 120 रुपीज़ इज योर टिकट प्राइस, सिंपल, सॉरी। तो ये हो जाता है फॉर ईयर्स ग्रेटर देन 19, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल्स टू 18 भी डाल दिया था, फॉर ईयर्स ऑफ ग्रेटर देन 19, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यस।
तो ये है फ्लो। अब हम यहाँ पे और एक चीज़ जानते हैं कि हमने यहाँ पे दो इफ़ कंडीशंस लिया है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इफ़ डाल रहे हैं और इफ़ के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रन नहीं होगी सिंपली, पर उसके बाद की जो इफ़ कंडीशन अगर ये देखते हैं ये रन हुई तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम एल्स में जाएंगे, पर हम यहाँ पे एलिफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर। और एक दोस्तों, अगर आपकी हाइट 120 सेंटीमीटर यानी कि बेस से ही क्लियर ना हो तो हम उस कंडीशन में यूज़र को एक चीज़ बता सकते हैं कि सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू आर नॉट एलिजिबल। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये एल्स कंडीशन सिंपली मैंने इसके लिए लगाया कि अगर आपकी हाइट 120 सेंटीमीटर से छोटी हो तो आप एलिजिबल नहीं हो अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं हमें एंटर योर हाइट पूछ रहा है, तो मेरी हाइट है 170। यस यू कैन गो टू द पार्क, एंटर योर एज। तो मेरी एज है लेट्स से 20, एंटर किया तो 120 रुपीज़ इज योर टिकट प्राइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपको बता के रखा है कि आपकी हाइट एज 19 या 19 से बड़ी हो तो आपका टिकट प्राइस होता है 120 रुपीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 रुपीज़ मेरे लिए प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों ये था इफ़, एलिफ और नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।